हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई डेली टेस्ट 12 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन जो है सो काइनेमेटिक्स से है और 57th क्वेश्चन जो है सो लाइट से है, 58th क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से है, एक्चुअली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से है, और 59th क्वेश्चन जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कर सकते हैं, बोस थ्योरी से कर सकते हैं, और लास्ट क्वेश्चन 60th जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है वहाँ से है। तो चलते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्विमर है और एक रिवर यहाँ पर है। रिवर है, इसमें पानी भरा है और पानी का जो बहने का डायरेक्शन है वो इधर है, मान लेते हैं VS से बह रहा है। और वो एक स्विमर है जो इस A पॉइंट पर है और एक B पॉइंट पर जाना चाहता है, इसके जस्ट ऑपोजिट पॉइंट में जाना चाहता है। तो वो क्या करता है, वो स्विम किधर करे कि यहाँ पर वो मिनिमम टाइम में पहुंचे। मान लेते हैं वो स्विम इधर करता है, वो स्विम जो है सो इस डायरेक्शन में करता है और रिवर के स्ट्रीम के वजह से वो यहाँ ना पहुँच कर कहीं यहाँ पहुँच जाता है C पर। ये C में हेड किया, D में पहुँच गया, जाके यहाँ पहुँच गए। ये है इसका वेलोसिटी स्ट्रिंग का, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। और ये यहाँ पर जो पहुँचना चाहता है वो मिनिमम टाइम में पहुँचना चाहता है। वो रेडी है कि हम वॉक भी कर सकते हैं, तो पैदल चल भी सकते हैं, केवल स्विम करके यहाँ नहीं पहुँचना है, पैदल चलेंगे भी, लेकिन जो हमारे लिए सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुँचाने वाला होगा वही करेंगे। तो कितना बड़ा एंगल वो इसके साथ बनाता है, मान लेते हैं ये थीटा है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये 90 है। अभी थीटा निकाल लेते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि इसके साथ में जो स्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम, उसके साथ में कितना बड़ा एंगल बनाए, एंगल बना के वो स्विम करे कि यहाँ पर इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में वो मिनिमम टाइम में पहुँच जाए। और स्पीड दिया हुआ है कि द स्पीड ऑफ स्विमर, रिवर और सबका सेम है। स्विमर जो है सो V से चलता है, ये भी V से चलता है, और इसका जो वॉकिंग डिस्टेंस है U वो भी V है, तीनों V है। फिलहाल हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्विमर का जो स्पीड है शांत पानी में वो है V, स्ट्रीम जो है नदी का जो धारा है उसका स्पीड है VS, और आदमी जो पैदल चलता है नदी के किनारे उसका स्पीड है U। अभी डिफ्रेंशिएट करने के लिए फाइनली इस क्वेश्चन में दिया है कि सब का सब बराबर है। हमें यहाँ का मिनिमम टाइम पता करना है, तो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसे नदी के इस पार से उस पार जाने में कितना टाइम लगेगा। यदि मान लेते हैं थीटा एंगल से कि ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाकर ये स्विम करता है, तो नदी के उस पार जाने में कहाँ पहुँचता है उससे वो मैटर नहीं कर रहा है, जस्ट नदी के उस पार पहुँचना है, कितना टाइम उसे लगेगा। मान लेते हैं ये जो AB है वो D है, हमारा ये डिस्टेंस जो है D है। इस AB के डायरेक्शन में इसका स्पीड कितना है, स्विमर का स्पीड जो है AB के डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी अलोंग AB। इधर V है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा V cos थीटा। इसका भी कोई कंपोनेंट आएगा VS cos कितना 90 डिग्री, ये तो आया नहीं, ये 0 हो गया, केवल V cos थीटा इतना आया। टाइम कितना लगेगा इधर जाने में, और एक देखिए कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो टाइम कितना लगेगा उसको T1 कहते हैं। टाइम जो है तो इसको क्रॉस करने में जो लगेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, और रिवर को क्रॉस करके कहीं भी पहुंच सकता है, D पर पहुंचेगा एक्चुअली। ये स्ट्रीम जो है इसको पुश करेगा राइट साइड में, इधर मूव कर रहा है और फाइनली ये D पर पहुंच गया। तो टाइम कितना लगा उसको T1 कहते हैं। तो टाइम क्या होता है, S=VT होता है। तो टाइम हो गया डिस्टेंस, चूंकि यहाँ D है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है इस डिस्टेंस के डायरेक्शन में वो है कितना, ये निकाले V cos थीटा। तो ये टाइम हमें मिल गया, ठीक है। अब दूसरा टाइम जो है सो वॉकिंग को वाला देखते हैं। ये तो स्विमिंग का टाइम हो गया, अब वॉक करेगा, यहाँ से D पर पहुंच गया है, तो D से B तक वॉक करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। पहले BD निकाल लेते हैं, BD है कितना, वॉकिंग टाइम यहाँ हमने कैलकुलेट करने जा रहे हैं, T2 ये कितना है कैलकुलेट करेंगे। पहले BD निकालते हैं, तो BD कितना है,
बी डी जो है ये ए से चलना शुरू किया, और आप कह सकते हो कि इधर ये डी प्राइम है, ये दोनों सेम है। ए से चलना शुरू किया, उसका कोई डायरेक्शन, कोई स्पीड होगा अलोंग बी डी, वो कितना है और ये डिस्टेंस कितना है अभी हम क्या निकाल रहे हैं, अभी बी डी निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा इधर इसका जो स्पीड है टाइम्स टाइम, वेलोसिटी अलोंग बी डी, और इतना तक आने में जो टाइम लगा t1, टाइम हो ही जाएगा ना, इसको क्रॉस करने में जो टाइम लगा, क्रॉस करके पहुंचे डी पर, तो यहाँ से यहाँ तक यदि हम देखें एक्स डायरेक्शन में इतना मूव करने में कितना टाइम लगा भाई t1, क्योंकि ये से t1 टाइम के बाद यहाँ पहुंच गया है। तो इधर जो शिफ्ट हुआ है बी डी, जो शिफ्ट है राइट साइड में, उसके लिए भी टाइम सेम है। तो वेलोसिटी कितना है अलोंग बी डी इधर, तो इधर दो के वजह से वेलोसिटी है, एक तो स्ट्रिंग की वजह से वेलोसिटी है vs, और दूसरा ये v की वजह से है, और ये v का जो कंपोनेंट है वो किधर है, इस डायरेक्शन में है राइट, और ये है v साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में v cos थीटा। तो इधर v साइन थीटा ऑपोजिट हो गया vs के, तो हम माइनस लिख देते हैं, माइनस v साइन थीटा। ये है उसका स्पीड, और टाइम लगा t1 का वैल्यू यहाँ पर हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं, अभी रहने देते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t1, तो टोटल टाइम कितना लगा, ये तो ओके, ये तो बी डी स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम कितना लगा हम यहां से देख, टाइम टू ट्रेवल डी बी, ये डी टू बी जो है यहां से यहां तक आने में जिसको टाइम लगा वो कितना हो गया, टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया डी बी बाई स्पीड, स्पीड हो गया यहां पर वी एस माइनस वी साइन थीटा टाइम्स टाइम t1, ये टाइम लगा, इसको कहते हैं t2। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। फिर ये जो वी एस माइनस वी साइन थीटा टी है, ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये मुझे ऊपर में लिखना था, उसको हमने नीचे लिखा। इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है, स्पीड उसको वॉकिंग स्पीड जो है u, और वैल्यू रखते हैं यहाँ पर dB जो है सो ये वैल्यू है vs माइनस v साइन थीटा टाइम्स t1 बाई। अब दोनों टाइम को जोड़ लेते हैं, टोटल टाइम को t कहते हैं, वो हो जाएगा सम ऑफ t1, नदी को क्रॉस करने में जो टाइम लगा और ये वॉकिंग टाइम जो लगा, ये दोनों का सम जो है ये क्रॉसिंग टाइम है। t1 जो है सो कितना है, t1 है, और t2 को जो है सो ये देखिए vs माइनस v साइन थीटा बाय u टाइम्स t। बाद में t1 का वैल्यू रख लेंगे, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं इसको, t1 1 प्लस vs बाई u माइनस साइन थीटा, और t1 का वैल्यू रखते हैं। अब t1 कितना था, t1 था d बाई वी कॉस थीटा, d बाई वी कॉस थीटा, ये कितना आया 1 प्लस vs बाई u माइनस साइन थीटा। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं d बाई वी 1 प्लस vs बाई u, कॉस ऊपर जाकर सेक थीटा हो गया, और माइनस इधर हो गया d बाई वी, इसके साथ है एक टर्म ये बनाए और एक टर्म ए बना रहे हैं, d बाई वी साइन बाय कॉस ए हो गया टेन थीटा। ये हमारा टोटल टाइम है। अब इस टाइम को हमें मिनिमाइज करना है। टाइम जो है वो देखिए फंक्शन है थीटा का, थीटा को चेंज करेंगे टाइम चेंज होगा, ये सारी चीजें फिक्स है। तो वह कौन सा एंगल है थीटा जिस पर ये टाइम मिनिमम है, तो फॉर टी टू बी मिनिमम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो उसको 0 होना पड़ेगा, और जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, कितना आता है यहां से, ये तो कांस्टेंट है तो उसको जैसे का तैसे लिख लेते हैं, और ये सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक थीटा टाइम्स टेन थीटा माइनस ये डी बाई वी है कांस्टेंट, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, इसको होना है 0
राइट। इसको 0 होना है इसका मिनिमम होने के लिए, तो हमें थीटा कितना आता है यहाँ से निकाल लेंगे। एक से एक तो चला गया, तो बच गया हमारे पास dv 1 प्लस वी एस बाई यू। एक तो से यहाँ से चला गया, तो बच गया इधर टेन थीटा, और उधर बच गया दूसरा साइड में, इसको उस साइड ले चलते हैं, डी बाई भी सेक थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी बाई भी 1 प्लस यू बाई वी एस बाई यू इक्वल टू ये कितना आ गया, डी बाई भी सेक हो गया इधर, और इधर साइन ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा इधर जाकर बना, और ये सेक थीटा जो है सो है ये सेक थीटा टाइम्स कॉस थीटा, ये 1 हो गया। तो यहाँ से हमें मिला साइन थीटा इक्वल टू यू बाय यू प्लस वी एस। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखिए मिस्टेक क्या है कि यहाँ t1 कॉमन कर लिया, यहाँ 1 बच गया। यहाँ पर जो पहला टर्म है वी एस बाई यू वो सही है, यहाँ सेकेंड टर्म जो है सो माइनस वी बाई यू होना चाहिए था, हमने सिंपली 1 कर दिया, वी बाई यू है, वी बाई यू है ये। तो यहाँ पर ये साथ में क्या आ गया, डी बाई भी टाइम्स वी बाई यू, वी बाई यू, और इधर डी बाई भी के साथ में है वी बाई यू, डी बाई भी के साथ में है वी बाई यू, यहाँ पर है वी बाई यू। तो सब कुछ ठीक ठाक चला गया, लेकिन अब यहाँ पर जो बचा वो क्या हो गया, ये नहीं से होगा, कुछ और होगा। ये साइन थीटा ये तो चला गया, साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो गया वी बाई यू टाइम्स 1 बाय 1 प्लस वी एस बाई यू। इसको उधर ले गए और इसको हम इसके डिनोमिनेटर में ले आए, ये तो 1 हो गया। तो अब जो है सिंप्लीफाई करते हैं, ये u यहाँ से चला गया, ऊपर में v बचा और नीचे में u प्लस वी एस बचा, ये है साइन थीटा, v बाई यू प्लस वी एस, ये साइन थीटा है। अब इसमें सबका वैल्यू रख देते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये तीनों का वैल्यू सेम है, v u s का वैल्यू सबका सेम है, सब भी है, तो ये आ गया हाफ। तो थीटा कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। तो जो थीटा हमसे पूछा गया है वो कितना है, डायरेक्शन विथ डाउन स्ट्रीम कितना है, स्ट्रीम के साथ डायरेक्ट उसने पूछा था कि डाउन स्ट्रीम जो नदी बह रही है उसके साथ कितना बड़ा एंगल बना रहा है, ये पूछा है उसने एंगल से। ये थीटा तो मैं अपने कैलकुलेशन के इजी के लिए ले लिया था, तो वो एंगल है 90 प्लस थीटा, तो हो गया 120 डिग्री, ये आपका आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हो निकाल के कि मैंने केवल फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के थीटा निकाल लिया। ये थीटा जो है सो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, दोनों के लिए ये सही है। ये कंडीशन मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए है। तो मिनिमम के लिए इसको पॉजिटिव होना है, आप निकाल कर देख लीजिएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा, वो आपके लिए होमवर्क है। d2 d बाय डी थीटा स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कीजिए इस थीटा पर, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर आपको पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें दो तरह का दो टाइम है। एक टाइम इसको नदी को क्रॉस करने का t1 है, जो इसका डिस्टेंस पाया उस डायरेक्शन में जो स्पीड है v cos थीटा, और दूसरा इसका वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉकिंग टाइम है। तो वॉकिंग टाइम निकालने के लिए वॉकिंग डिस्टेंस bd निकालना पड़ेगा, और bd कितना हो जाएगा, इधर जो है सो bd जो है निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि एक v जो है उसका एक कंपोनेंट इधर है और vs का इधर डायरेक्शन, और v का जो कंपोनेंट है v sin थीटा वो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट जो इसका स्विमर का वेलोसिटी है अलोंग डाउन स्ट्रीम वो है vs माइनस v sin थीटा, और टाइम जहाँ तक आने में कितना लगा वो t1 पहले ही जान चुके हैं, उससे मल्टीप्लाई किए तो हमें bd मिल गया। ये डिस्टेंस में मिल गया तो यहाँ का जो टाइम है वो भी मिल जाएगा, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड यहाँ पर u है। तो दोनों टाइम मिल गया, दोनों को सम कर दिया, और सम करके देखते हैं कि ये जो टाइम है वो थीटा का फंक्शन है। ये फाइनली यहाँ पे देख रहे हैं ये थीटा का फंक्शन है, और ये थीटा का फंक्शन है तो हम इसको
डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं किस थीटा के लिए मिनिमम है, किस थीटा के लिए मैक्सिमम है। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए कंडीशन है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और सेकंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव होना पड़ेगा यदि मिनिमम होना है तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव का 0 करके हमने थीटा का वैल्यू निकाला, तो हमें जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, थीटा हमें मिला है 30 डिग्री मिला है। आप इसमें इसको सब्सटीट्यूट करके देख लीजिए, पॉजिटिव आएगा, यही आपका आंसर है। आंसर जो है 90 प्लस थीटा होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम के साथ कितना है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लाइट से क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये कंपोजिट ऑप्टिकल मीडियम है, 5 ठो इसमें ग्लास जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम को मिला है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर उसने एंगल आई दिया और ए जो है सो यहाँ पर अब जो है सो इस तरह से निकल गया। हमें बताना है कि आई का वैल्यू कितना है। ये 4th और 5th मीडिया पर बोला है, आदि 4th और 5th के इंटरफेस पे ये सीधे ऐसे निकल गया पैरेलल टू द इंटरफेस। ये एंगल आई कितना है यही पूछा है। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई सच दैट द रे इमर्जेस पैरेलल ईच। आई का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो आई का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर जो है एक इंटरफेस ए हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, ये चारों इंटरफेस पे जो है तो हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, अप्लाई कर रहे हैं स्नेल्स लॉ सारे इंटरफेस पे जो है सो ये 1 2 इंटरफेस पे हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, इस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको हम 1 बोलते हैं, वैल्यू बाद में रखेंगे, μ1 टाइम्स साइन आई। इधर आके μ2 टाइम्स साइन R1 R2 बोलेंगे, ये सेकंड मीडिया है। अब यहाँ से जो है ये मान लीजिए ऐसे ही निकल के जाता है, ठीक है। तो ए एंगल जो बनाया इसको R2 बोल रहे हैं क्योंकि सेकंड मीडियम में है, उसको R2 बोलेंगे। अब यहाँ पर पैरेलल हो गया, ये देखिए ए और ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है ना, दोनों नॉर्मल है, तो ये एंगल R2 है तो ये भी एंगल R2 हो गया। तो सेकेंड इंटरफेस के लिए अब यहाँ पर जो हम 2 3 इंटरफेस जो देख रहे हैं उसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया R2, तो वहाँ पर हम लगाते स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 टाइम्स साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस R2। हम पहुँच गए नेक्स्ट मीडियम में, वो μ3 है, साइन R इधर कितना रहेगा, इसको जो है सो ये थोड़ा इधर जाएगा क्योंकि इसका ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको R3 कहते हैं, R3। तो वैसे ही R3 यहाँ पर भी आएगा, 3 4 पर चलते हैं, तो हो गया μ3 साइन R3 इज इक्वल टू μ4 साइन R4, और लास्ट जो है सो 4 5 पर चलते हैं, μ4 साइन R4 इज इक्वल टू μ5 साइन। अब यहाँ पर एंगल जो है सो R कितना है, ये इसका R जो है सो 90 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर 90 डिग्री है ना। ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री लिखते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, ऐड कीजिए, फिर ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ये देखिए राइट साइड में है, यदि आप चाहते तो इसको लेफ्ट में ले आते तो माइनस हो जाता और ये प्लस, खत्म, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट दिखा रहे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो दोनों खत्म हो गया। तो हमारे पास जो फाइनली बचा वो क्या बचा, एक ही चीज़ बचा, μ1 साइन आई इक्वल टू μ5 साइन 90 का वैल्यू 1 है। तो साइन आई का वैल्यू हमें पता हो गया μ5 बाई μ1, और μ5 का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 और μ1 का वैल्यू कितना दिया है 1.5, 4/5। साइन आई इक्वल टू 4/5 है, तो आई कितना होगा, आई होगा 53 डिग्री। ये जो सबसे छोटा कंटिन्यूअस इंटीजर है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है वो है 3 4 5। ये एंगल कितना होता है, सबसे छोटा वाला साइड के सामने वाला एंगल 37 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री। अब यहाँ से देख सकते हैं कि साइन आई कितना है 4/5 ना, साइन आई 4/5, ये 53 डिग्री, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपका आंसर हो गया 53 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें जस्ट स्नेल्स लॉ लगाना है हर एक इंटरफेस पे, और उसके बाद में इसको ऐड करने पर सब कुछ कट जाएगा। हमारे पास केवल बचेगा एक यहाँ पर जो
स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, जैसे कि ये सबको हटा के हमारे पास दो ही मीडिया है, एक ये और एक ये, फर्स्ट और लास्ट, और ये इधर से गया और इधर से निकला। एक तरह से ये बाकी जो इंटरमीडिएट है वो कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, हमें लग रहा है कि हमारे पास ऐसे लाइट गया, ये म्यून हमारे पास था और ये μ5 है हमारे पास, और लाइट इधर से निकल गया, ये आई एंगल से इंसिडेंस किए और ये इधर से निकल गया, ये वही हो रहा है, बीच वाला कुछ भी नहीं कर रहा है। तो और ये आई जो है इसको हम क्या क्या कहते हैं, ये 1 और 5 के लिए एंगल क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यदि 1 5 रहता है इस तरह से बीच में नहीं रहता तो इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, रोटर कंटिन्यूअस मीडिया रहता तो। यहाँ पर कहना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे बीच में हैं, लेकिन बाकी सबको हम भूल सकते हैं यहाँ पर यदि हमें आई के वैल्यू निकालना है तो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम 60 to 58 डिग्री सेल्सियस इन 90 मिनट में। 60 डिग्री सेल्सियस से 58 डिग्री सेल्सियस जाता है 9 मिनट में। फिर इधर जो है सो सराउंडिंग का टेम्परेचर कहीं लिख देते हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है सो उसको थीटा नॉट कहते हैं, वो है 21 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या करता है, टाइम टेकन टू फर्दर डिक्रीज द टेम्परेचर टू 56 डिग्री सेल्सियस। 58 तक ऑलरेडी आ ही गया है, अब 58 डिग्री सेल्सियस से उसको जाना है 56 डिग्री सेल्सियस में। कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम दो मेथड बता रहे हैं। पहला मेथड आपको बता रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो प्रॉपर मेथड है, जो एग्जैक्ट है वो बता रहे हैं, लेकिन उसमें आपको क्या है कि लॉग का वैल्यू पता रखना पड़ेगा, और लॉग का वैल्यू के लिए एग्जामिनेशन हॉल में तो कैलकुलेटर अलाउ है नहीं, और लॉग का वैल्यू नहीं भी दे सकता है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, हम कोई दूसरा मेथड यूज करेंगे जिसमें आपको लॉग का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मेथड में यहाँ कैलकुलस भी यूज करना पड़ेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, देख लीजिए ये क्या है कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कि ये जो टेम्परेचर में जो चेंज आता है, डिक्रीज होता है जो टेम्परेचर, वो है -k थीटा माइनस थीटा is the rate of change of temperature and a decrease of temperature minus का, जैसे decrease of temperature is directly proportional to temperature difference of the object and surrounding। यहाँ पर इसीलिए देखिए, यदि आपके पास चाय है और चाय जो है और उसमें वेट करना है किसी आदमी का कि चाय रखा हुआ है और वो आने में कुछ मिनट देर लगा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है सो उसमें चीनी डाल के रखें या चीनी पहले ही डाल दें। यदि चीनी पहले नहीं डालेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, राइट, और चीनी डालने के बाद टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा यदि चीनी नहीं डाले हैं तो उसका ठंडा होने का रेट जो है सो बहुत तेज़ी से ठंडा होगा, और यदि हम चीनी अभी ही डाल दें तो क्या है कि वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और तब उसका ठंडा होने का रेट कम हो जाएगा, तब वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा टेम्परेचर ज़्यादा गिरने में, तब तक वो आदमी आ जाएगा और चाय पी लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि जो टेम्परेचर को डिक्रीज करने का रेट है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर और जो ऑब्जेक्ट है उसके टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल है। ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही तेज़ी से डिक्रीज करेगा। तो इसी को यूज करते हैं, तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, थीटा को एक तरफ ले आए, -k dt हो गया। टाइम कितना लगा, 0 से 9 मिनट लगा। टेम्परेचर को कहाँ से कहाँ तक जाने में, 60 डिग्री सेल्सियस से 58 डिग्री सेल्सियस में। इसका वैल्यू कितना हुआ, log थीटा माइनस थीटा नॉट, इंटीग्रेशन इसका लिमिट रख देते हैं 60 डिग्री सेल्सियस टू 58 डिग्री सेल्सियस, और इधर हो गया -k dt का इंटीग्रेशन t, और 9 मिनट -0 मिनट 9 मिनट इतना है। ठीक है, इसको जो है वैल्यू रखते हैं। पहले क्या करेंगे, 58 का वैल्यू रखेंगे, थीटा की जगह पे 58 माइनस थीटा नॉट कितना है 21, ये हो गया हमारा वैल्यू। और सेकंड क्या करेंगे उसके बाद में, इसको फिर से लिखते हैं, ये हो गया ln 58 माइनस 60, ये हो गया एक वैल्यू, माइनस देंगे
फिर आपके लिखेंगे ln 60 माइनस 21, यहाँ फिर गलत लिख दिए, थीटा नॉट जो है सो 21 है, 21 है थीटा नॉट, सराउंडिंग टेम्परेचर 21 है, और इधर जो है सो -9 के है। ये मिनट में है, हम यूनिट अभी जैसे के तैसे रहने देते हैं, क्योंकि एक और केस ऐसा ही करना पड़ेगा और तब यूनिट सेम रहेगा और तब वो फैक्टर आउट हो जाएगा। तो कितना वैल्यू आया यहाँ पर, ये 58 माइनस 21 कितना आ गया 37, 30 20 50, ठीक है 37। ये माइनस है तो माइनस है तो यहाँ लिख सकते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n, हम सीधे लिखते हैं log ऑफ m बाई n। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 60 में से 1 चला गया 39 आया, -9 इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर जो है सो 58 से 60 जा रहा है t मिनट में, एग्जैक्टली सब कुछ सेम करते हैं। यहाँ पर देखिए फाइनली चले आते हैं थीटा माइनस थीटा नॉट, इसका वैल्यू रखना है, आपकी रखना है 58 to 56, और इधर कितना जाएगा माइनस के, टाइम कितना लगा 9, यहाँ पर टाइम हमें बताना है। इसका वैल्यू रखते हैं फिर ऐसे, पहले 56 रखते हैं, माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर इतना हुआ, 58 रखते हैं, माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 21 है, और ये है माइनस के टी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये कितना आ गया, ये 35, हाँ 35, और ये कितना आ गया 37 इक्वल टू माइनस के टी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को 1 से हम डिवाइड कर देंगे, के खत्म हो जाएगा, केवल टी बचेगा, और इधर तो सबका वैल्यू है तो हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल गया राइट साइड में जस्ट टी, और लेफ्ट साइड में टी बाई 9 ना, यहाँ पर के टी है, यहाँ भी के 9 है, और लेफ्ट साइड में पहले टी वाला लिखे थे 35 बाई 37, 35 बाई 37, और ये वाला है ln 37 बाई 39, के चला गया और टी आ गया आपका 9 टाइम्स ln 35 बाई 37, एक ये हुआ ln 37 बाई 39। इसको कुछ भी आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब जो है सो कंप्यूटर यूज कीजिए, कैलकुलेटर यूज कीजिए, या लॉग टेबल यूज कीजिए, उसके बाद में ये सब का वैल्यू निकालिए, और तब आप कैलकुलेट करके देखिएगा 9.5 मिनट आएगा आपका आंसर। तो इस मेथड में आपको लॉग का वैल्यू पता रहना जरूरी है, तो घर में बनाने के लिए सही है, लेकिन और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये एग्जैक्ट मेथड है, इसमें कहीं भी अप्रोक्सीमेशन वगैरह वगैरह नहीं किया गया। जो भी अप्रोक्सीमेशन है वो सारा अप्रोक्सीमेशन न्यूटन्स के लॉ जो दिया हुआ इसी में है, जितना अप्रोक्सीमेशन करना था वो यहीं पर किया हुआ है। तो जो मेथड न्यूटन ने दिया है यहाँ पर उसी में जो अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन उसके बाद हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम है कि आपको लॉग का वैल्यू पता रखना पड़ेगा। अब हम जो मेथड आपको बताने जा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें लॉग का वैल्यू पता नहीं रखना पड़ेगा, विदाउट लॉग वैल्यू। देखिए क्या करते हैं इसमें। पहले कंडीशन आपको बताया था कि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये कुछ अप्रोक्सीमेट मेथड है, और इसमें आपको केयरफुल रहना है क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि जो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है ना, θ1 to θ2 जा रहा है कुछ टाइम में, और सराउंडिंग टेम्परेचर है ये। तो पहला कंडीशन ये है कि ये θ1 से θ2 जो है ये इसको स्मॉल रहना चाहिए, पहला कंडीशन। वो क्लियर हो जाएगा जब बनाने लगेंगे तो। और दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो θ1 θ2 में जो भी छोटा है, कौन छोटा है, θ1 छोटा है, वो जो है उसे बहुत ज़्यादा होना चाहिए θ0 से, मैंने सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम हो यहाँ से। ये दो कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो गया तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। तो देखिए इस मेथड में क्या करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है उसी को हम यूज कर रहे हैं, माइनस के थीटा माइनस θ0। अब हम लॉग नहीं ले रहे हैं, ये थीटा माइनस θ0। पहला केस जो है केस नंबर 1 चलते हैं। कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, 60 डिग्री सेल्सियस से 58 डिग्री सेल्सियस गया था 9 मिनट में। इसी को हम इस इक्वेशन में लिख दे रहे हैं। देखिए चेंज कितना आया, ये डी थीटा है। यहाँ पर कैलकुलस को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, और यहाँ पर जो dt टेंस टू 0 है उसको हम
हटा देते हैं, नहीं बोलते हैं D2 सम छोटा है, स्मॉल नंबर है, डेल्टा टी इसको बना देते हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इसको हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया कैलकुलस को, और यहाँ पर डेल्टा टी ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये चेंज जो टेम्परेचर में है वो कितना है, 2 डिग्री है ना, 58 माइनस 60 माइनस 2 डिग्री। टाइम कितना लगा, 9 मिनट। ये हमने वैल्यू निकाल दिया माइनस की। यहाँ पर थीटा क्या कौन सा लिखे, 58 के 60? ये जो थीटा 1 टू थीटा 2 आया है, दोनों में से कौन लिखे? एक काम करते हैं, बीच वाला ले लेते हैं, एवरेज इसका 58 का 60 का, दोनों के बीच का, और ये थीटा नॉट जो है सो कितना, 30 21। तो एक इक्वेशन में यहाँ आ गया 2/9 माइनस 2/9 इक्वल टू माइनस के, ये हो गया कितना, ये हो गया 59, और 59 में से 21 चला गया तो कितना आया, 59 में से 21 चला गया, ये हो गया 2/9 इक्वल टू के टाइम्स 8 3। इक्वेशन नंबर 1 3 बोलते हैं इसको, बेहतर है कि हम इसको 3 बोलें। ठीक है, एक केस हो गया ये। दूसरा केस यहीं पर चल लेते हैं। केस 2 जो है, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है, 58 डिग्री सेल्सियस से 56 डिग्री सेल्सियस में। टाइम कितना लगा वो मुझे नहीं पता है, वही पता करना है। तो फिर वही फार्मूला यहाँ लगाते हैं, डी थीटा चेंज इन टेम्परेचर कहाँ से कहाँ गया, 58 से 56 गया, ये चेंज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। टाइम कितना लगा, टी माइनस के कौन सा टेम्परेचर, एवरेज दोनों का, 56 और 58 का एवरेज कितना हो गया, 57 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, ये कितना आ गया, 2/-2/T इक्वल टू माइनस के, ये कितना हो गया 36। सो 2/T इज इक्वल टू K टाइम्स 36। ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 को यूज कीजिए और आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यू डिवाइड कर देते हैं, 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो ये 2/9 हुआ और इधर हो गया 2/T। LHS हो गया, RHS देखते हैं, K टाइम्स 38 K टाइम्स 36, ये 2 खत्म हो गया। टाइम कितना आ गया, 9 टाइम्स 38/36, ये 4 बार में चला गया, ये 2 और ये 19 का हाफ, 9.5 मिनट। पहला मेथड और दूसरा मेथड एक्जैक्टली सेम दिया, एक्जैक्टली सेम नहीं रहेगा, ये जो 9.5 मैंने लिखा है यहाँ पर, ये 9.5 के बहुत करीब होगा, 9.501 ऐसे कुछ करके होगा, और यहाँ पर जो से एग्जैक्ट आया 9.5 मिनट। लेकिन ये मेथड अप्रोक्सीमेट मेथड है, ये जो मेथड है वो अप्रोक्सीमेट मेथड है। और यहाँ पर देखा आपने मैंने क्या, जो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या कर रहे हैं, ये जो टेम्परेचर में चेंज है डी थीटा लिख रहे हैं, कैलकुलस में ये बोलता है ये कब वैलिड है, जब ये बहुत छोटा रहता है तब वैलिड है, इसलिए मैंने ये कंडीशन दिया कि ये जो है छोटा रहना पड़ेगा। और दूसरी बात जो है वो आप बोलोगे नहीं इसको छोटा नहीं रहने की जरूरत है, डी टी को छोटा रखने की जरूरत है। जब डी टी छोटा होगा तो डी थीटा भी छोटा ही होगा। और दूसरी बात इसमें ए जो है सो यदि ये बहुत छोटा नहीं रहेगा तो गलत आंसर आएगा, ये बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा तो थीटा जो है सो थीटा नॉट से बहुत ज़्यादा नहीं रहा तो भी ये गलत आएगा। तो ये मेथड जो है सो काफ़ी अच्छा है, बिना कैलकुलस के और बिना लॉगरिथमिक वैल्यू जो पता रखे हुए आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ओके, 9.5 मिनट आपका आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन बामर सीरीज फॉल्स इन किस में? ये तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ये विजिबल लाइट में पता चलता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि बामर ही क्यों, बाकी सारे जो सीरीज हैं वो किस में पढ़ते हैं, वो किस में पढ़ते हैं वो भी हम बता ही देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला जो सबसे पहले कौन आता है, लाइमन। लाइमन में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, तो बोर मॉडल को याद कीजिए, थर्ड ऑर्बिट है, n = 1, n = 2, n = 3 और ऐसे करके n = 4, 5 ऐसे सब है। यदि इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से, हायर एनर्जी स्टेट से
यहाँ पहला वाला जो ऑर्बिट है उस पर जंप करता है, तो यहाँ से क्या निकलेंगे, एनर्जी, जो एनर्जी में डिफरेंस है उसके इक्विवेलेंट जो है सो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। ये यहाँ से भी जंप कर सकता है, ये 3 वाला है, यहाँ से भी जंप कर सकता है इसको, और उसके बाद में सारी जगहों से कहीं से भी जंप करेगा ना, ये जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। इसको कहते हैं लाइमन। अब यदि 2 में जंप करे, यहाँ से जंप कर सकता है, यहाँ से जंप कर सकता है और इसके बाद वाला से जंप कर सकता है, इसको कहते हैं बामर। और 3 पर भी ऐसे जंप कर सकता है, यहाँ से, इधर से और भी इससे दूर से, इसको कहते हैं पासन। तो लाइमन है, यहाँ पर जो है सो n से जंप हो रहा है m, इसको ऐसे लिखते हैं, m to n में जंप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन m to n में जंप कर रहा है। लाइमन में क्या होता है, n इक्वल टू 1 हो जाता है, तो इसका जो वेवलेंथ दिया जाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट हुआ, z है तो z स्क्वायर हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर, ये बना 1 स्क्वायर, और यहाँ पर जो भी है सो है। ये लाइमन हुआ। बामर में n इक्वल टू 2 हो जाता है, 2 पर जंप करता है, तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो हो गया z स्क्वायर r 1/2 स्क्वायर, और ये जो सारे कुछ चलेंगे। पासन जो है ये 3 हो गया, और ऐसे ही जो है सो सब नहीं लिखते हैं, लाइमन बामर पासन। ये ब्रैकेट है, इसमें n जो है सो 4 है, ये फंड है, n जो है सो 5 है, और एक हम्फ्री है, इसके बाद वाला n इक्वल टू 6 है। आपको किस में क्या आएगा सो देखिए, बामर जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज देगा, अल्ट्रावायलेट में रीजन है, बामर नहीं, पहला वाला सोचेंगे, ये देगा, लाइमन जो है इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये देगा अल्ट्रावायलेट रीजन। बामर देगा ये विजिबल लाइट, विजिबल रीजन जो है। पासन देगा इंफ्रारेड, इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, उससे कम एनर्जी विजिबल का है, उससे भी कम एनर्जी इंफ्रारेड का है, और उससे भी कम ये तीनों देगा फार इंफ्रारेड, सबका एनर्जी और भी कम हो गया, फार इंफ्रारेड में इंफ्रारेड से भी और फ्रीक्वेंसी कम हो गया है, वेवलेंथ बढ़ गया है। तो ये आपको याद रखना है कि लाइमन जो है सो अल्ट्रावायलेट रीजन में देता है स्पेक्ट्रम, लाइमन का स्पेक्ट्रम अल्ट्रावायलेट रीजन में है, बामर का स्पेक्ट्रम जो है सो विजिबल में है, पासन का इंफ्रारेड में है, और बाकी 3 जो है उसके बाद वो फार इंफ्रारेड में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए हो गया विजिबल लाइट। ओके, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये थिक कॉइल विथ इनर एंड आउटर रेडियाई R1 एंड R2 हैज n टर्न्स। एक कॉइल है, ये देखिए हमारे पास कॉइल है, रिंग है, एक्चुअली बन के नहीं रहा है, ये रिंग है, जस्ट एक टर्न है, लेकिन एक टर्न रहने को नहीं है। क्वेश्चन में कहा है कि इसमें n टर्न्स हैं, और इतना ज्यादा n टर्न्स है कि नीचे वाला रेडिया जो है सो R1 है, तो ऊपर वाला रेडिया R2 है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे जो है सो हम इसमें टर्न देते जा रहे हैं, इधर हुआ, एक और हुआ, एक और हुआ, ऐसे करके इतना सारा टर्न्स दिया गया है कि नीचे का रेडिया जो है सो R1 है, और ये ऊपर का रेडिया जो है सो R2 है। ये थिक हो गया कितना, R2 माइनस R1, इतना थिक है कॉइल, और इसमें करंट पास कर रहा है I। ऐसे एक जगह करंट पास कर देंगे, सब जगह से चलेगा। ये इंसुलेटेड होते हैं, इसलिए सट जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट सर्किट जैसा बात नहीं होता है, इंसुलेटेड है। ये कॉइल हमारा ऐसे चल रहा है, ठीक है। और अब बताना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताने से पहले एक कॉइल जो है यहाँ पर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, इसमें मान लीजिए करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट टाइम्स एरिया। करंट इसमें I फ्लो कर रहा है, इसका एरिया यदि रेडियस R है तो पाई R स्क्वायर हो गया, ये हो गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन देखना हो तो अपना चारों फिंगर को लीजिए
और करंट जिधर मूव कर रहा है उसके उधर कर्ल कीजिए, थंब आपको देगा डायरेक्शन म्यू का। तो खैर ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट एक टर्न की वजह से। यहाँ एक टर्न नहीं है, यहाँ बहुत सारे टर्न हैं। तो क्या करें, सबको n से मल्टीप्लाई कर दें क्या? जैसे इसी में हम बोल देते हैं कि इसी में हमारा n टर्न है, लेकिन ये जो है अभी भी रिंग जैसा ही है, इसका इनर और आउटर रेडियस सेम है अभी भी। तो अब हम क्या करते, तब जो है सिंपली n से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पर इनर और आउटर रेडियाई दोनों का सेम है, तब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ इनर और आउटर रेडियाई सेम नहीं है, तब हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप एरिया, वो इस रिंग का कुछ और है, यदि लास्ट वाला रिंग के लिए कुछ और है, पाई R2 स्क्वायर है, और बीच वाले के लिए कुछ और है। एरिया यहाँ पर इस नीचे वाला रिंग के लिए पाई R1 स्क्वायर है, और सबसे बाहर वाला पाई R2 स्क्वायर है, और बीच में ऐसे सबका अलग अलग है। तब हम सिंपली n से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते सबका, तो हम ऐसा करते हैं, हम जो है सो एक तो एलिमेंट्री रिंग ले लेते हैं, एलिमेंट्री क्वाइल या सर्किल जो भी कहें, यहाँ पर ले लेते हैं, और उसका रेडियस लेते हैं r, और इसका थिकनेस लेते हैं dr। अब इस dr के वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है भैया, तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसको डी म्यू कहते हैं, करंट और उसका एरिया कितना है उसका रेडियस है r, तो एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। और इसमें कितना टर्न्स है, मान लेते हैं इसमें टर्न्स जो है सो dn है, तो ये dn हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और म्यू निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, काम खत्म। अब dn कितना है वो निकाल लीजिए। अब dn देखिए, ये n है, यहाँ से यहाँ तक का जो थिकनेस है उसके लिए, थिकनेस R2 माइनस R1 के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n। एक थिकनेस के लिए यूनिटी मेथड यूज कर रहे हैं। 10 आम का प्राइस है 200 रुपीज़, तो एक आम का प्राइस है 200 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पर कितना थिकनेस है हमारे पास जो भी आया वो dr है। खरीदना है 3 आम, तो 3 आम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही कर रहे हैं, dr से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया, जो कांस्टेंट उसको बाहर करते हैं, i कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर ए कांस्टेंट नहीं है, और dn जो है क्योंकि r स्मॉल r वैरी कर रहा है, और dn के वैल्यू यहाँ पर निकाल लिए हैं, n dr डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। और r कहाँ से कहाँ तक जाएगा, r जो है सो R1 से कैपिटल R2 तक जाएगा, कैपिटल R1 से कैपिटल R2 तक जाएगा, n पाई i बाय R2 माइनस R1, r स्क्वायर dr, R1 टू R2, ठीक है। आप सिंपली इसको सिंप्लीफाई कीजिए, n पाई i बाय R2 माइनस R1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया r³ बाय 3, और वैल्यू रखते हैं लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2, n पाई i बाय R2 माइनस R1 1/3 R2³ माइनस R1³ a³ माइनस b³ का फार्मूला यूज करते हैं, ये हो गया R2 माइनस R1 टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 R1, ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही लिखिए। ये दोनों जगह सेम है, तो कट के आ गया आपके पास n पाई i बाई 3, और ये जो वैल्यू है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये म्यू का वैल्यू हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। ऑप्शन आपका हो गया 3 वाला, ये ऑप्शन नंबर 2 n पाई i बाई 3, ये 3 वाले R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो इस तरह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था आज का जो टेस्ट है, टेस्ट 12 का सॉल्यूशंस। बाकी टेस्ट के भी सॉल्यूशन ऐसे आते रहेंगे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले नए वीडियो का। और यदि आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे।
और वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।